हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। पॉलिटी हम खत्म करने वाले हैं 30 क्लासेस में, जी हाँ। और आज करने वाले हैं आर्टिकल 1 से लेके 11 तक, और आपको रटाने वाले हैं ये सारे के सारे आर्टिकल्स विथ एक्सप्लेनेशन, यानी कि समझाने भी वाले हैं। तो शुरू कर देते हैं बिना देरी किए। आर्टिकल 1 पे आते हैं, यानी कि आर्टिकल 1 कहाँ पर आता है, तो पार्ट 1 पे आता है। कुल कितने पार्ट है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 22 पार्ट हैं, एक्सटेंड हुए हैं, 23, 24, 25 भी हैं जो अमेंडमेंट से आए हैं, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आर्टिकल 1 की, तो वो कौन से पार्ट में आता है मेरे दोस्त, तो वो आता है आपके पार्ट 1 में। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं लिख कर नहीं लाई हूँ यहाँ पर लिखने वाली हूँ, तो आप भी अपने नोट्स पे लिखते जाना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त पार्ट 1 की, तो उसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं, तो आपके अगर आर्टिकल 1 से लेके 4 की बात करते हैं तो पार्ट 1 में आते हैं। और मैंने कहा है कि हम 11 तक करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 2 भी करने वाले हैं। और पार्ट 2 कौन सा है, तो पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप से, जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है मैम, उसके आर्टिकल 5 to 11 तक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो बिना देरी किए आर्टिकल 1 के तरफ बढ़ जाते हैं। और आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी कि आर्टिकल 1 हमें क्या बताता है, इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि क्या होता है। अब ये यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, यहाँ पर हमें ये बताना पड़ेगा। यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, यूनियन ऑफ स्टेट का सिर्फ एक ही मतलब है कि जितने भी भारत के स्टेट्स हैं वो क्या है, एक साथ है, एकजुट है, यूनियन है, बस इसका यही मतलब होता है। और अगर आप टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करोगे तो उसका मतलब अलग हो जाता है, जो कि मैं बताने वाली हूं आपको। यहां पर आप देख सकते हो, जो भी द स्टेट्स एंड देयर टेरिटरी शाल बी सच एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि आपका पार्ट 1 और शेड्यूल 1 दोनों ही रिलेटेड है, क्योंकि शेड्यूल 1 भी किसकी बात करता है, एरियाज, बाउंड्रीज, जो कि भारत के आर्टिकल 1 में या फिर पार्ट 1 में दी गई हैं। किससे रिलेटेड, तो स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, या फिर आने वाले समय में अगर हम कोई भी टेरिटरी अक्वायर करते हैं उससे भी ये रिलेट करता है या डील करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। तो नहीं, अगला अनुच्छेद नहीं, इसी में अगर मैं आपको बताऊं दोस्त मेरे कि टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स का क्या मतलब होता है, तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट इज वाइडर टर्म एज कंपेयर टू यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट में सिर्फ और सिर्फ स्टेट का यूनियन बता रहा है, ठीक है। बट टेरिटरी में क्या क्या होता है, स्टेट्स होते हैं, आपके स्टेट्स होते हैं मैडम, उसके बाद आपकी यूनियन टेरिटरीज होती हैं। और आप अगर आप आगे जाकर कोई भी टेरिटरी अक्वायर कर रहे हो, अगर हम आगे जाकर पाकिस्तान को अक्वायर करते हैं तो वो भी हमारे भारत की टेरिटरी कहलाएगी। पार्ट 1 आर्टिकल 1 में ये होता है। क्या आपको समझ में आया है, और इसका ही क्या मतलब होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो क्योंकि भारत की क्षेत्र कहलाएगा, भारत के क्षेत्रफल में आ जाएगा, इसीलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यूनियन टेरिटरी जो है स्पेसिफाइड है किसमें, तो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। और अदर सच टेरिटरीज एज मे बी अक्वायर्ड, जो हम टेरिटरीज बाद में अक्वायर करेंगे, वो भी आर्टिकल 1 में आती हैं। अगर बात करते हैं आर्टिकल 2 की, तो 2 क्या बोलता है कि 2 बोलता है एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि अगर आप भारत में किसी भी एरिया का एडमिशन कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, इस्टेब्लिश ही कर दे रहे हो कि ये तो नया स्टेट बन चुका है, लाहौर को या पंजाब जो सिंध है उसको हमने अगर डिक्लेयर कर दिया कि अब से ये क्या है, हमारा एक नया स्टेट है, तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको आर्टिकल 2 के तहत चेंज करेंगे। देखो जैसे कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, यहाँ पर याद रखना कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये जो भी है सब कुछ पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा, लॉ पास करके किया जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। एडमिट और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट इनटू यूनियन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, जैसा पार्लियामेंट को लगता है कि ये सही तरीका है, इसी सही तरीके से हमें ये टेरिटरी को अक्वायर करना है या एडमिट करना है हमारे भारत देश में, तो वो कर सकता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 2 इसकी बात करता है। अंडर आर्टिकल 2 द पार्लियामेंट हैज गॉट 2 टाइप्स ऑफ पावर, फर्स्ट द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट, नए स्टेट को एडमिट करने की, और क्या करने की, द पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, पूरा ही स्टेट को ही हम इस्टेब्लिश कर देंगे, भाई एडमिट तो कर ही पाएंगे लेकिन नए स्टेट का भी निर्माण कर देंगे, ये
आर्टिकल 2 के तहत पावर दी जाती है पार्लियामेंट को, याद रखिएगा। आर्टिकल 3 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वो क्या बोलता है मेरे दोस्त, आर्टिकल 3 किसी किसी को याद नहीं होता है तो मैं बता देती हूँ उसको कैसे याद रखना है, बट ये डील करता है आपके फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ न्यू स्टेट, डिक्रीज द एरिया ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्री या फिर ऑल्टर द नेम। इन 5 चीजों से डील करता है आर्टिकल 3। अब इसको याद कैसे रखेंगे मैडम, तो इसको याद रखेंगे हम फिदा से। FI, यहाँ पर F आपका P दिख रहा है, तो आप बोलोगे मैडम आपने बोला तो F है लेकिन लिख क्या रही हो, P लिख रही हो, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ FIDAA। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे मेरे दोस्त फिदा से। फिदा मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, तो F से हो गया। इंक्रीज करना है अगर हमको एरिया किसी भी स्टेट का, I से हो गया। डिक्रीज करना है यानी रिड्यूस डिक्रीज सेम होता है, अगर करना है किसी भी एरिया वो भी हो सकता है। अगर ऑल्टर करना है बाउंड्री, बाउंड्री ऑल्टर कर चुके हैं हम ऑलरेडी, तो वो भी किस में आता है आपका, इसी में आता है, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, या फिर ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, नेम को भी अगर चेंज करना है या ऑल्टर करना है वो भी आपका आर्टिकल 3 में आ जाता है। तो याद रखना, फॉर्मेशन, इंक्रीज, डिक्रीज, ऑल्टर, ऑल्टर, तो ये किससे याद रखोगे आप, फिदा से याद रखोगे। किसी पर तो फिदा हो गए है कि नहीं, मम्मी पापा भाई बहन, अपने गोल्स अपने टारगेट्स हो गए कि नहीं, तो बस यही याद रखना है, आर्टिकल 3 में आता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये पावर सब कुछ किसको दी गई है कि आप ऑल्टर कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो, तो ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को। कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 4 में ये पावर दी गई है मेरे दोस्त, आर्टिकल 4 में ये पावर दी गई है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल 4 में ये पावर दी गई है। क्या क्या दी गई है, एडमिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये तो सुना हुआ लग रहा है जो आर्टिकल 2 में पढ़ा है। एंड और क्या दिया है, और क्या दिया है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, चेंज द बाउंड्रीज, एरिया, नेम्स, ये भी हमने सुना हुआ है कि आर्टिकल 3 में है। will be considered as constitutional amendment under will not be, okay, यहाँ पे मैंने गलत पढ़ा, will not be, ये आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं हो सकते हैं। अगर आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कुछ भी चेंज करना है तो वो कहाँ से होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 4 से हो सकता है मेरे बच्चों। क्या आपको ये समझ में आया है? सभी लोग मुझे बता देंगे ये समझ में आ चुका है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ने के बाद हम क्या करने वाले हैं, तो आगे बढ़ने के बाद आपको पता है इसके बाद क्या आया था, तो आपको पता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वगैरह आए थे, तो 56 का एक्ट आया था जिसके बाद बहुत सारे स्टेट बने। लेकिन उसके पहले आपको याद होगा कि धार कमीशन आया, उसके बाद फजल अली कमीशन आया। धार कमीशन ने जब बहस छिड़ी कि क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसा स्टेट बनाने चाहिए जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो, ठीक है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे धार कमीशन ने मना कर दिया। फिर उसके बाद जेवीपी कमीशन बैठी थी, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन 1953 में फाइनली आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन जब होता है, उसके बाद से क्या होता है आपका, फजल अली कमीशन ने बोला कि ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी होना चाहिए और क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। उसके बाद आप देख रहे हो कि किस तरीके से स्टेट्स बने हुए हैं आज के भी टाइम में, है ना। ये है आपका एक समराइज करके मैंने बताया हुआ पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 आपका किससे डील करता है मेरे दोस्त, पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप से, यानी कि नागरिकता से। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँ नागरिकता के बारे में, बिल्कुल मैम आप बिल्कुल बताइए नागरिकता के बारे में। तो अगर मैं बताना चाहूँ, सिंगल सिटीजनशिप होता है और डुअल सिटीजनशिप होता है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप होता है और डुअल सिटीजनशिप होता है। तो सिंगल सिटीजनशिप किसके पास है, क्या हमारे पास, भारत के पास सिंगल सिटीजनशिप है? बिल्कुल भारत के पास सिंगल सिटीजनशिप है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे इंडिया, तो ये सही हो जाएगा। अब हमने ये किससे बोरो किया है, मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे ये हमने सिंगल सिटीजनशिप किससे बोरो की है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है, जो हमारा भारत है मेरे दोस्त, जो हमारा यूनियन है वो क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। स्टेट क्या हो सकते हैं, स्टेट की बाउंड्रीज चेंज हो सकती हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन जो यूनियन है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। और हमारे पास जो सिटीजनशिप होती है किसी भी स्टेट की नहीं होती है, यूनियन की होती है। आपको याद होगा
जम्मू एंड कश्मीर में भी जो स्पेशल प्रोविजंस लगे हुए थे वो हटाने के बाद अब पूरा का पूरा यूनियन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है और सिंगल सिटीजनशिप के साथ है। अगर मैं इसी के साथ आपको डुअल सिटीजनशिप बताती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट का भी सिटीजनशिप होगा उस वहाँ के नागरिक के पास और अमेरिका का, द होल अमेरिका का भी, यानी कि सेंटर भी देता है सिटीजनशिप और स्टेट भी सिटीजनशिप देता है, पर हमारे भारत में ऐसा नहीं है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप क्या होता है। अब अगर हम आगे बढ़ जाते हैं आर्टिकल्स के तरफ, तो ये पार्ट 2 में आता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। कितने आर्टिकल हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतने आर्टिकल हैं और आज ये याद करके ही जाओगे, याद रखना। चलो पार्ट, अगर हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं तो वो किसके बारे में बात करता है कि जब हमारे भारत का कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। उसके पहले या उसके बाद यहाँ पे देखो, provided that citizenship on commencement of the constitution all those domicile born in India were given citizenship। सभी के सभी क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे अगर उनके पास डोमिसाइल है, अगर वो क्या है यहाँ पे बॉर्न है। ठीक है, किसके बाद, तो जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ है, डेट मैंने आपको बता दी है। और क्या कंडीशन है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इवन दो हु वेर डोमिसाइल बट नॉट बॉर्न, लेकिन उनके क्या ईदर पेरेंट्स यानी कि माता या पिता दोनों में से कोई भी एक यहाँ के नागरिक हो या डोमिसाइल हो या बॉर्न हुए हों, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है अंडर आर्टिकल 5। और एक कंडीशन है इसमें, याद रखना, क्या है, anyone who had been ordinarily resident more than 5 years, अगर कोई भी ये 1950 होने से पहले कोई भी 5 साल तक अगर रहता आया है लगातार, तो वो भी क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक बन जाएगा। और ये आर्टिकल 5 के तहत बोला जाता है। तो बस ये डिफाइन कर रहा है कि सिटीजनशिप मिल रही है आपको। ठीक है, ये आप सिर्फ याद रखना, कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे सिटीजनशिप मिल रही है लोगों को। आर्टिकल 6 की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या बात करता है, अब याद रखना, हम पढ़ क्या रहे हैं, सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं। सी हमने पढ़ लिया है, सी क्या था आपका, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या पढ़ रहे हैं, आई पढ़ रहे हैं। आई क्या होता है मैडम, आई होता है इमिग्रेंट, आई होता है इमिग्रेंट। और इमिग्रेंट कौन याद रखेंगे, तो आपको पता होगा 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लोग एक जगह से आ जा रहे थे, तो इसको माइग्रेशन के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। पाकिस्तान से जो भी लोग माइग्रेट करके भारत में आए हैं उससे ये आर्टिकल डील करता है, आपका आर्टिकल 6। आप सभी को समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो क्या है, देखिए, it provided right to citizens of certain person who have migrated to India from Pakistan, जो कहाँ से माइग्रेट हुए हैं, इंडिया में माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से। अब डेट याद रखना होगा आपको, बिल्कुल मैडम डेट याद रखना होगा। तो क्या बोला जा रहा है, लेट डाउन दैट एनीवन हु माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर, इसके पहले जो भी 19 जुलाई 1948 के पहले यहाँ आया होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक बन जाएगा। अगर आप इसके पहले नहीं आए हो तो क्या होना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। उसी को क्या बोला जाता था, परमिशन या फिर परमिट बोला जाता था। आपको आर्टिकल 6 समझ में आया होगा, आशा है मुझे। और ये किसके लिए था, तो इमिग्रेंट्स के लिए था जो कि पाकिस्तान से वापस से भारत में आ रहे थे। ठीक है, पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे। अब अगर बात करती हूँ आर्टिकल 7 की, तो ये भी थोड़ा उसी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, आपने देखा होगा टू एंड फ्रो मोशन चलता है ना, टू एंड फ्रो चलता है, मतलब पहले भारत में रहना, पाकिस्तान में चले गए, फिर वापस से भारत में आ गए। इनसे डील करता है आपका आर्टिकल 7। ठीक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, रिवर्स माइग्रेशन भी बोलते हैं इसे मेरे दोस्त। आगे पढ़ लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि जो दोज हु हैड माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, कब, आफ्टर 1 मार्च 1947, यानी कि जब हमारा विभाजन हो चुका था, पार्टीशन हो चुका था, उसके बाद जो लोग क्या हो गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं, बट लेकिन subsequently return on resettlement permits were included within the citizenship। यानी कि जो हमने देखा इसके पहले रीसेटलमेंट परमिट जब दिया गया, उसके पहले
अगर आप आ गए हो तो आप भारत की नागरिकता प्राप्त करने लायक बन चुके हो अंडर आर्टिकल 7। ठीक है, तो यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं ये क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ये आपको ट्रिक दे रही हूँ आर्टिकल्स याद करने की, जो लास्ट में भी करने वाले हैं। चलिए, आर्टिकल अगर हम 8 की बात करते हैं दोस्त, तो आर्टिकल 8 क्या बोलता है? प्रोवाइडेड राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। जो आप देखते हो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं, उनको भी भारत की नागरिकता मिलती है। ठीक है, वो भी भारत के नागरिक होते हैं, उनके सर्टेन राइट्स होते हैं जो कि वो इंजॉय करते हैं। वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो वो आर्टिकल 8 में आता है आपका। देख सकते हो आप यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया who or either of whose parents or grandparents was born in India could register himself or herself as Indian citizenship। Indian diplomatic office ये जो होता है मिशन में, इसमें क्या कर सकता है? जरूर से ही रजिस्टर कर सकता है। अगर ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हों, पेरेंट्स बॉर्न हुए हों, या फिर आप बॉर्न हो, तो ऑफ कोर्स यू आर व्हाट? सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ये डील करता है आपका आर्टिकल 8। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे अगर मैं बात करती हूँ आर्टिकल 9 की, तो आर्टिकल 9 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 9 प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पर्सन वॉलेंटरली अक्वायर, है ना, यानी मेरी सहमति से अगर मैं किसी और देश का सिटीजनशिप अक्वायर करती हूँ तो मैं भारत की नागरिकता खो देती हूँ। ठीक है, मैं भारत की नागरिकता खो देती हूँ। मुझे टर्मिनेट कर सकते हैं क्योंकि मैं रिनाउंस कर रही हूँ, और डिप्राइव भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 ऐसे भी तरीके बता दिए जिससे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बोला गया है कि आपकी जो नागरिकता है वो लॉस हो सकती है, लूज हो सकती है। तो कौन से 3 तरीके हैं? रिनाउंस करके हो सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, या फिर डिप्राइव रखा जा सकता है कि हमें लग रहा है अगर आप सिटीजनशिप पाना चाहते हो बट आप क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो, मगर आप छल कपट से पाना चाहते हो, तो आपको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। यही 3 तरीके होते हैं जिससे लॉस ऑफ सिटीजनशिप भी होता है। आई होप आपको आर्टिकल 9 समझ में आया हो और लॉस ऑफ सिटीजनशिप भी समझ में आया हो। आर्टिकल अगर 10 की बात करते हैं तो क्या बोलता है? आर्टिकल 10 उन लोगों के बारे में बात करता है जो क्या है? डीम टू बी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जो कि ऑलरेडी भारत के क्या है? नागरिक हैं। उनके हक की बात करता है, उनके हक की बात करता है। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी कर दोगे भारत में रहते हुए, भारत का नागरिक रहते हुए, तो क्या आपको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए? क्या आपको सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बुलाया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो वो भी आर्टिकल 10 के तहत ही आता है। याद रखिएगा, प्रोविजन क्या करता है? ऑफ दिस पार्ट शाल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट कंटिन्यू टू सच सिटीजन। जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा ऐसे सिटीजन्स पर लागू होगा जो भारत के क्या है? नागरिक हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम आर्टिकल 11 की बात करते हैं, लास्ट आर्टिकल है आपका, क्या बोल रहा है यहाँ पर? आर्टिकल 11 एम्पावर करता है, शक्ति देता है। किसको? पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं सिटीजनशिप में, ठीक है, टर्मिनेट करनी है किसी की सिटीजनशिप, किसी को एक्विजिशन के लिए देनी है किसी को सिटीजनशिप, तो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। वो आर्टिकल 11 के तहत आता है। तो आई होप मैंने आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे के सारे आर्टिकल्स डिटेल में बता दिए हैं। वैसे तो यहाँ पर लिखा नहीं है डिटेल में, लेकिन मैंने सारा डिटेल में बताया है। आई होप समझ में आया हो आपको। अब इसके बाद और क्या क्या आता है सिटीजनशिप में मैडम? तो इसके बाद आता है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है, जो कि 2019 का था, राइट। यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स लाए गए थे जो बहुत बवाल मचा था, लेकिन कोई ऐसा रूल नहीं है। इसमें सिर्फ 3 कंट्री के नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को क्या किया गया था? भारत की नागरिकता देने की बात की गई थी। कौन सी 3 कंट्री? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कुछ ऐसे नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज थे इन कंट्री में जिनको बहुत हरास किया जाता था और जिनके राइट्स नहीं दिए जाते थे। तो भारत ने क्या बोला कि आप हमारे भारत देश के नागरिक बन सकते हो। यही था आपका CAA 2019। ठीक है, आई होप ये सारा चीज क्लियर होगा आपको। अगर आगे बात करती हूँ तो आगे आ जाता है आपका ट्रिक जो मैंने लिख रखी है आपके लिए। यहाँ पर देखो,
क्योंकि ये 11 आर्टिकल आपको मतलब यहाँ तक याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, तो कैसे याद रखते हो? सिटीजन पढ़ रहे हैं हम, सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं, बस सिटीजन ही याद रखना है। कैसे? 5 की अगर मैं बात करती हूँ तो कमेंसमेंट हमने देखा था, तो कमेंसमेंट यानी कि सी, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है। डोमिसाइल से, बॉर्न से, अगर आप पहले मतलब 1950 के 5 साल पहले से रह रहे हो तब भी यू आर सिटीजन, है ना। इफ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आर बॉर्न इन हियर या फिर दे आर द सिटीजन, तो यू आर द सिटीजन। उसके बाद इमिग्रेशन, यानी कि किसकी बात कर रहा है? पाकिस्तान से जो भारत में आए हैं उनकी बात कर रहा है। 19 जुलाई 1948 याद रखना है। टू एंड फ्रो मतलब क्या? पहले इंडिया में रहे, फिर पाकिस्तान चले गए, फिर वापस से इंडिया आ गए। और डेट क्या है? 1 मार्च 1947 के पहले जो चला गया है, उसके बाद अगर रीसेटलमेंट डेट जो हमने इसकी पहले पढ़ी, तब तक अगर आ गए हो आप, तब क्या बन जाते हो? भारत के नागरिक बन जाते हो। तो CI यहाँ पर देख रहे हो, कमेंसमेंट हो गया, यहाँ पर इमिग्रेशन हो गया, यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है कि नहीं? यस, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। किसका हो रहा है? नागरिकों का हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा। 8 क्या बात करता है? इंडियन ओरिजिन लोगों के बारे में बात करता है कि अगर आप इंडियन ओरिजिन के हो, अगर बाहर रह रहे हो, तो स्टिल यू गेट द इंडियन सिटीजनशिप, वो आप इंजॉय करते हो। तो आपको क्या हो जाता है? यहाँ पे I हो जाएगा, CITI। Z की बात करते हैं। Z क्या बोलता है? जीरो लॉस। जीरो लॉस मतलब क्या? अगर आप भारत की नागरिकता को क्या करते हो? दूसरे देश में जाकर भी अपनाए रखते हो, तो ऑफ कोर्स यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप दूसरे देश में जाकर भारत की नागरिकता को बोल देते हो कि नहीं नहीं टाटा बाय बाय, हमें तो दूसरे देश की नागरिकता चाहिए, फिर तो आपकी नागरिकता लॉस हो जाती है। तो अगर जीरो लॉस बोल रही हूं मैं, यानी कि कोई भी लॉस नहीं हुआ है, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट वॉलंटरली अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। और ये क्या करता है? इंश्योर करता है राइट्स, जो भी भारत के सिटीजन है, आर्टिकल 10 इंश्योर करता है उनके राइट। और ये क्या करता है? न्यू लॉज बनाने की परमिशन देता है। आर्टिकल 11 किसको? पार्लियामेंट को देता है। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, CITIZEN। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 किसकी बात करता है? एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 में मैंने आपको याद कराया है, फिदा याद रखना है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? कि जो भी चेंजेस आपको 2 और 3 में करने हैं वो आर्टिकल 4 से होंगे। और कौन करेगा? तो पार्लियामेंट करेगा। अब मैं आशा करती हूँ आपका पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 एंड पार्ट 1 सारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया होगा। जो हमने यहाँ पर लिखा था क्लास 1 में, कुछ कम समय में हम जितना कर सकते थे आर्टिकल 1 से लेके 11 तक, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप ज़रूर से इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पर हम अगले कुछ आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं, ऐसे ही कम टाइम में लेकिन डिटेल के साथ, और कुछ ट्रिक्स भी, ताकि आपको ये आर्टिकल याद हो जाए। जय हिंद, जय भारत।